बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ का स्टडी कर रहे थे और उसी को ही हम फर्दर कंटिन्यू करने लगे हैं। इसका पॉइंट नंबर एफ़ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी डीएसी बीइंग पर्सनली accountable to the PAC, the principal accounting officer shall attend all the meetings of PAC। जो पीएसी की मीटिंग होती हैं, जब पीएसी का चेयरमैन कॉल करता है किसी भी मिनिस्ट्री के रेलिवेंट इशू पे, तो वो सेक्रेटरी को कॉल करता है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, जिसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हम कहते हैं। और पीएसी के आगे चूँकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ही जवाब दे होता है, इसलिए जो भी इशू होगा इसको पता भी होना चाहिए और इसको उसी हिसाब से लेके चलना चाहिए कि कल को जब किसी भी चीज़, किसी भी क्यूरी, किसी भी डेविएशन, किसी भी रेगुलेशन के जो है वायलेंस, उस पे इसी को ही पूछा जाएगा। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट शैल रेगुलरली होल्ड मीटिंग्स ऑफ डीएसी एज चेयरपर्सन। लेकिन गुंजाइश है, जब डीएसी की मीटिंग होगी तो सेक्रेटरी यानी कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर या फिर एडिशनल सेक्रेटरी, इनमें से कोई भी डीएसी की जो मीटिंग होगी उसको चेयर करेगा और रेगुलरली उसको होल्ड करेगा। जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे ऑडिट के, उनको एड्रेस करेंगे। विद फाइनेंशियल डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड इसमें कौन होगा? मेंबर्स होंगे फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक रेप होता है, मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड होता है। ये भी एक मेंबर होता है डीएसी मीटिंग का। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑडिट, यानी कि जो ऑडिटर जनरल है ऑफ ऑडिट, वो भी उसका मेंबर होता है। एंड चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर एज मेंबर, और जो है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र मेंबर होता है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट मेंबर होता है, और इसके अलावा चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर भी एक मेंबर होता है। फिर सेक्रेटरी जो होता है टू वॉच द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो उसको ऑडिट के मुतालिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश की जाती है उसको वो मुआयना करता है, स्टडी करता है और देखता है इसकी फर्दर प्रोसीडिंग उस पर क्या हो रही हैं। एंड डिसाइड अपॉन अप्रोप्रिएट मेजर्स, और वो उस पर फैसला करेगा जो सेक्रेटरी है कि ये जो किसी डिपार्टमेंट का जो इशू था, इस पे इन्होंने कौन से स्टेप लिए हैं। अगर ऑडिट ऑब्जेक्शन कोई ऑथेंटिक नहीं था तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा ऑन द प्रोविजन ऑफ प्रूफ्स। अगर वो प्रूफ साबित नहीं कर पाते तो उसको फर्दर जो है उसकी इंक्वायरी को कैरी ऑन किया जाता है और ऑडिटर जनरल उसको फर्दर जो है पीएसी की तरफ लेके जाता है, सो एज़ टू एड एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन। तो सेक्रेटरी का ये जो इसको लुक आफ्टर कर होता है और उस पर डायरेक्शन देता है कि इस पर फर्दर क्या एक्शन लेना है। इसका मकसद ये होता है कि उसको फाइनलाइज तेज़ी से किया जा सके, जो भी मैटर नॉलेज में आता है। इसके बाद आता है चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, यानी कि वो जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उन पे जो एक्सपर्ट होगा, एक सीनियर ऑफिसर, वो असिस्ट करेगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको डिस्चार्ज कर सके। In each ministry division there shall be a chief finance and account officer under the principal accounting officer। ये बात याद रखने वाली है कि चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर जो होगा वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का सबॉर्डिनेट होगा, उसके अंडर काम करेगा। हु शैल असिस्ट हिम एंड रिपोर्ट टू हिम एज पार्ट ऑफ हिज टीम, और वो उसकी एज ए टीम मेंबर काम करेगा। द चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर शैल बी वेल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस ऑफिसर। ये भी बात याद रख लें कि चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर एक सीनियर ऑफिसर होगा जिसका वसी तजर्बा होगा। एंड इक्विवेलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी, वो जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर हो सकता है रैंक में, मर्तबे में, या जो उसका है ग्रेड। और डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी, ये तकरीबन 21-22 स्केल के होते हैं, तो उनके इक्वल होना चाहिए। एज मे बी अप्रोप्रिएट, जैसे ही मुनासिब हो। टू असिस्ट द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है कि ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को
असिस्ट करेगा उसकी ड्यूटीज़ जो है, उसके जो फिनेंशियल मैटर्स हैं उन पे एडवाइस के लिए या जो भी उसका मामला होगा उस पे जो बेहतर इनपुट लेने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सपोर्ट करेगा चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर। इन मैटर्स रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, इसके कौन कौन से एरियाज़ हो सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट मीन कि अगर कोई बिज़नेस को या जो मिनिस्ट्री है उसके फंक्शनिंग को कहीं रिस्क हो तो उसको वो मैनेज करेगा, वो फिनेंशियल भी हो सकता है या कोई और भी इस तरह का। एसेट प्रोटेक्शन, जो उस मिनिस्ट्री, डिवीज़न या अटैच डिपार्टमेंट के चार्ज पे एसेट्स होंगे उनकी प्रोटेक्शन कहीं मिस यूज़ ना हो। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री के इंटरनल कंट्रोल हैं उनको मजबूत करना और ऑडिट के जितने ऑब्जेक्शन हों, जितने मसले हों उन पे जो है फिनेंशियल एडवाइस देना। इसके अलावा रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री के जितने रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स हैं या जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन अकाउंट्स की जो है उनकी रिकन्सिलेशन ऑन मंथली बेसिस भी चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर की ही जिम्मेदारी। एंड कोऑर्डिनेशन विद डीएसी, पीएसी। फिर इसके अलावा जो है डीएसी की मीटिंग है और या पीएसी की है तो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को असिस्ट करेगा ताकि उसको जो है इनपुट अच्छा दे के उसको जो है एज़ पर रूल्स मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। एंड फिनेंशियल प्रोप्राइटरीज ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, इसके अलावा जो फिनेंशियल प्रोप्राइटरीज ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट के जितने मामला हैं वो भी चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर ही लुक आफ्टर करेगा। द चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर शैल हैव सच सपोर्टिंग ऑफिसर्स एंड स्टाफ एज मे बी नेसेसरी, और चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर के साथ इतना जो उसका अमला ज़रूरी हो ताकि वो अपने फंक्शन बखूबी सर अंजाम दे सके, उसको अटैच किए जाएंगे। The orders for posting of CFAO shall be issued by the Establishment Division in consultation with the Auditor General of Pakistan। ये इम्पॉर्टेंट जो है एक बात है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर है वो अंडर तो काम करेगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के, लेकिन उसकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न करेगी और कंसल्ट वो करेगी इस मामले पे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ। द ऑफिसर्स पोस्टेड एज सच बाय द इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर विंग ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीज़न। ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न किसी चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर को किसी मिनिस्ट्री में भेजे और वही जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर या सेक्रेटरी जो है वो उसको किसी और मिनिस्ट्री या डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न करेगी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वही उसको चेंज कर सकती है, अदरवाइज़ वो मिनिस्ट्री या उसका सेक्रेटरी नहीं कर सकता। The chief finance and account officer and the officer staff under him shall be under the administrative control of the ministry division to which he is attached। तो ये अंडर जो है उसी सेक्रेटरी के काम करेंगे जिस मिनिस्ट्री में ये अटैच्ड हैं और इसका जितना स्टाफ है। हाउ एवर द ट्रांसफ़र ऑफ द CFAO आउट ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीजन शैल बी विद द कंकरेंस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हाँ, उसकी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र का जो मामला है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगी। ही शैल वर्क directly under the principal accounting officer and be accountable to him। He shall coordinate his work with the financial advisors organization। तो जितने भी मामलात हैं ये क्या करता है, चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर जो है सेक्रेटरी और फाइनेंस डिवीजन का जो है जो रैप है फिनेंशियल एडवाइज़र या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। मतलब जितने भी मामलात हैं वो फिनेंशियल एडवाइज़र के पास जाने हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाने हैं तो वो सेक्रेटरी जो है वो थ्रू चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर ही अपने मामलात को रेफ़र करेगा। इसके बाद आता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। तो इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं ये अभी इसमें हम फर्दर इनको स्टडी करेंगे। मेंटेनेंस एंड रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन मंथली बेसिस। जो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर है ये CGA के साथ और AGPR के साथ जो है मिनिस्ट्री के जितने फ़ंड्स अलाट इसको हो चुके हैं उनमें से कितने एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, कितने बुक हो चुके हैं, कितने अभी तक पेंडिंग हैं और अल्टीमेटली वो अपनी जो लिमिट है उसको तजावुज़ ना कर सकें। तो ये सारी के सारे जो है उस बैलेंस शीट वगैरह बनाना या उसका जो रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स है ये सारे का सारा चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का ही काम होता है उसकी रेलिवेंट मिनिस्ट्री के मुतालिक। He shall systematize proper maintenance of accounts and their timely reconciliation with the actual figures of the CGA, Controller General Accounts or AGPR, and maintenance of liability register in the Ministry Division
its attached department and subordinate offices. He shall monitor the progress of the expenditure and receipt and furnish. जितने भी एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, रिसीट्स हो चुके हैं, उनको मॉनिटर करेगा, लुक आफ्टर करेगा. विद द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ए मंथली स्टेटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स टू द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस डिवीजन बजट एंड अकाउंट सेक्शन बजट विंग बाय 10th एंड रिकनसाइल्ड. अच्छा, यहाँ तक अगर आप को ये बताया जाए तो इसमें ये बात कही गई है कि जो एक मंथली स्टेटमेंट होगी, जितने एक्सपेंडिचर बुक हो चुके हैं या जितने रिसीट्स डिपॉजिट हो चुकी हैं, उनकी जो है मंथली स्टेटमेंट थ्रू जो है अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वो बजट विंग को भेजी जाएगी या फिर जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसको भेजी जाएगी, और ये इसकी डेट होगी 10th ऑफ द मंथ. लेकिन जो ये तो होगी नॉर्मली जो उसके एक्सपेंडिचर हुए या जितने उसके रिसीट्स हुई एक महीने में, और उसके बाद रिकन्सिलेशन होती है स्टेटमेंट की, और वो रिकनसाइल्ड जो स्टेटमेंट होती है यानी कि वो दोनों तरफ से चेक की जाती है कितनी रिसीट्स हुई, एक्चुअल कितनी हुई. तो ये दोनों को रिकन्सिलेशन जब की जाती है, मैचिंग करने के बाद, कंफर्म करने के बाद जो है ये आने वाले महीने में, फ़र्ज़ किया अभी अगर मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च की जो स्टेटमेंट हो गई रिकनसाइल्ड स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट 10th ऑफ द अप्रैल जाएगी, और रिकनसाइल्ड जो स्टेटमेंट है वो जो मार्च के महीने की होगी वो 25th ऑफ द अप्रैल जाएगी. यानी कि आने वाले महीने में पिछली जो स्टेटमेंट होगी वो आने वाले महीने में 25 डेज़ उनको मिल जाएंगे ग्रेस पीरियड, जिसमें वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद प्रोग्रेस जो फाइनेंस डिवीज़न को या फिनेंशियल एडवाइज़र को फॉरवर्ड की जाएगी. इसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ बजट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट. अगर मिनिस्ट्री ने जितने बजट उसने एलोकेट करवाना है या जितने उसकी एक्सपेंडिचर्स हैं या अगर रिसीट्स के टारगेट सेट करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट करेगा. चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर जो है रेलिवेंट मिनिस्ट्री के साथ जो है स्क्रूटनी करेगा, उसकी वेरीफाई करेगा, चेकिंग करेगा, उसके बाद अपने प्रपोजल को फॉरवर्ड करेगा, या बजट के जितने भी मामलात हैं उनको भी चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर जो है रेलिवेंट अपनी मिनिस्ट्री में वर्किंग कंप्लीट करवाएगा, और उनके बजट एस्टिमेट या बजट ऑर्डर जो है जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉल करती है तो उस पर एक्शन करवा के तो अपने जो है बजट एस्टिमेट उनको भेजेंगे. ही शैल अंडरटेक कोऑर्डिनेशन and internal scrutiny of budget estimates of expenditure as well as receipts of the ministry and division. यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर और रिसीट्स हैं उनकी सारी की सारी एस्टिमेशन. इट्स अटैच्ड डिपार्टमेंट एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज इंक्लूडिंग बजट ऑर्डर एंड न्यू आइटम स्टेटमेंट. न्यू आइटम स्टेटमेंट का मतलब ये कि अगर बजट में पहले कोई चीज़ नहीं चल रही और नई आइटम को ऐड करनी है उस मिनिस्ट्री ने, तो उसको भी रिव्यू करेगा, उसको भी कोऑर्डिनेट करेगा और उसकी भी स्क्रूटनी करेगा चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर. इन अकॉर्डेंस विद द बजट कॉल सर्कुलर इशूड बाय द फाइनेंस डिवीजन एंड प्रपोजल फॉर एडिशनल फंड्स टू बी मेट आउट ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट. अगर कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट लेनी है या कोई बजट कॉल सर्कुलर इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो उस पर एक्शन जो करवाना है वो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर की ही जिम्मेदारी बनती है. इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP, यानी कि जितने भी कोई बड़े काम मिनिस्ट्री में होने तो उसकी भी जो प्रॉपर तरीक़ाकार है, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से कैरी करवाना, उनकी स्क्रूटनी करवाना, और जो है फिनेंशियल एडवाइज़र को उसका जो है प्रपोजल भेजना. अगर वहाँ से वेरीफाई हो जाता है, स्क्रूटनी हो जाती है, तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उसकी अप्रूवल लेना भी ये सारे का सारा चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का ही काम है. ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल for the consolidation of PSDP so that the development scheme of the ministry divisions are prepared in accordance with the prescribed procedure and instruction under the supervision and with the approval of the principal accounting officer. और ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की अप्रूवल के बाद ही फॉरवर्ड की जाएगी. इसके अलावा एडवाइस इन डेलिकेटेड फील्ड, जो उसका एरिया दिया गया है उस जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ने अपने जो फिनेंशियल पावर्स हैं वो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर को जो डेलीगेट किए हैं, तो उन पे अगर कोई राय चाहिए हो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तो वो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर ही उस पर अपनी एक्सपर्ट राय देगा. ही शैल टेंडर एडवाइस टू प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इन द डेलीगेटेड फील्ड वेयर कॉल्ड अपॉन, जहाँ पे उससे मांगी जाए. इन ऑल मैटर्स ऑफ पेमेंट्स एंड मैटर्स, पेमेंट के जितने मैटर्स हैं और इसके अलावा एंड मैटर्स अफेक्टिंग द अकाउंट्स, जिसमें मिनिस्ट्री के जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हों, और एनी अदर मैटर कंसर्निंग प्रोप्राइटी एंड रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजैक्शन. तो रूल्स की बात हो या प्रोप्राइटी का जो इशू हो तो उस पर भी मामलात पे एडवाइस देगा
प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। इसके अलावा नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ केसेस इन नॉन डेलीगेटेड फील्ड। अगर कोई एरिया उसको नहीं दिया गया लेकिन प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उससे इनपुट मांगता है तो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस जो है चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा, देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पे कि वो उसकी एडवाइस पे अमल करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे कि चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर की जो एक्सपर्ट एडवाइस दी गई थी उसको ओवरराइड क्यों किया गया। ही शैल प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स केसेस रिलेटिंग टू द नॉन डेलीगेटेड फील्ड एंड मैटर्स रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि नॉन डेलीगेटेड एरिया और फॉरेन एक्सचेंज के एंड डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट, वो भी इसका एरिया नहीं है, सप्लीमेंट्री ग्रांट पे भी ये एडवाइस देगा। विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेफर टू द मेन फाइनेंस डिवीजन थ्रू फाइनेंशियल एडवाइज़र। और वो बाकी सारे मामलात जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड करने हैं लेकिन वो जाएंगे थ्रू फाइनेंशियल एडवाइज़र के। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें भी इस चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का रोल होता है। उसमें क्या क्या ये अपनी ड्यूटियां करेगा वो अभी इसमें देखते हैं। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क रिलेटिंग टू पीएसी डीएसी का जो काम होगा उस पर भी ये असिस्ट करेगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का। एंड ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, तो जो अकाउंट्स में पैसे दिए गए, इन्वॉल्व किए गए, फंड दिए गए, उन पे जो एप्रोप्रिएशन पे जो है ऑब्जर्वेशन होगी तो उस पर भी वो काम करेगा। और जो ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर फॉरवर्ड करेगा उस पर भी वो काम करेगा। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद पीएसी ऑब्जर्वेशन, अगर कोई पीएसी ने ऑब्जर्वेशन लगाई तो उसको उस पर अमल करवाना भी चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का ही काम बनता है। एंड रिकमेंडेशन, और अगर पीएसी ने कोई रिकमेंडेशन दी है तो उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएगा। ही शैल असिस्ट द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ये मदद करेगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की, उसको सपोर्ट करेगा, उसको एडवाइस टेंडर करेगा। प्रिपेयर necessary briefs for PSC DSC and attend the meetings of PSC and DSC along with principal accounting officer। principal accounting officer को ये एडवाइस भी देगा और उसके साथ वो मीटिंग भी अटेंड करेगा। इन द केस ऑफ PSC एंड एडिशनल सेक्रेटरी इक्विवेलेंट ऑफिसर इन द केस ऑफ DSC। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जाएगा PSC में, अगर DSC का मामला हो तो एडिशनल सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट का कोई ऑफिसर जो है उसको ये असिस्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इशू किए हैं तो रेलिवेंट मिनिस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी जो फाइनेंशियल मैटर्स के जो रिलेटेड होंगे वो चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का ही काम बनेगा। ही शैल टेंडर एडवाइस टू द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर कंप्लायंस ऑफ रूल्स सच एज GFR, फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, फेडरल ट्रेजरी रूल्स। इसके मुतालिक जितने ये सारे के सारे रूल्स जो हैं फिनेंशियल मैटर्स हैं, इनके मुतालिक जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उनको कंप्लाई करवाना भी चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का ही काम है। एंड अदर रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द फाइनेंस डिवीजन फ्राम टाइम टू टाइम। और भी जो फाइनेंस डिवीजन है जो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन पे जो एडवाइस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉरवर्ड करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का ही काम बनेगा। इसके अलावा जो भी रेलिवेंट मिनिस्ट्री में वो अटैच्ड है चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर, तो उसका काम है कि वो उस डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करे ताकि जो है उसमें कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो। तो जो इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उतना ही चांस ऑफ फ्रॉड, एम्बिजलमेंट या इस तरह के होंगे। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेंस of internal control prescribed by the CGA in the ministry division attached department and subordinate offices। तो उनको रिकमेंड कौन करता है? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ही शैल असिस्ट एंड एडवाइस द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर प्रिवेंटिंग इरेगुलेटरी। अगर कोई इरेगुलेटरी है तो उसको भी ऑब्जर्व करना, उसको रिपोर्ट करना भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को, ये चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का काम बनता है। वेस्ट एंड फ्रॉड एंड ऑल एक्सरसाइज इंटरनल चेक्स, ताकि जो है कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो, कोई फ्रॉड भी ना हो। एंड शैल एक्सरसाइज इंटरनल चेक्स एज प्रोवाइडेड इन पैरा 13 ऑफ GFR वॉल्यूम 1 विच रीड दैट। उसमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से जो है इंटरनल चेक्स को कंफर्म करेंगे। GFR वॉल्यूम 1 में वो चीज़ें दी गई हैं कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। रूल्स ऑन हैंडलिंग एंड कस्टडी ऑफ कैश प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड अप्लाइड, कि कैश को कैसे हैंडल करना है, इसके जितने रूल्स हैं। इसके अलावा एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एग्जिस्ट फॉर सिक्योरिंग रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी इन द वेरियस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर। तो स्टोर के मुतालिक जितने रिसीट और इशू के मामलात होंगे ये भी सारे के सारे जो है
देखे जाएंगे, उनको कंसिडर किया जाएगा कि एज़ पर रूल्स हो रहे हैं। इसके अलावा ए सेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट एग्जिस्ट फॉर द सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर एसेंशियल रिकॉर्ड कंसर्न विद द इनिशियल अकाउंट्स। और इसके अलावा जो है GFR ये भी कहती है कि किसी भी बिज़नेस या किसी भी मिनिस्ट्री में जो एक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो एज़ पर रूल्स हो रहे हैं और प्रॉपर जो है अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो रही हैं और उनमें कोई चीज़ स्किप नहीं हो रही। इसके अलावा एक मिनिस्ट्री के अंदर इंटरनल ऑडिट टीम का होना ज़रूरी है और वो कैसे अपना काम रिपोर्ट करेगी ये भी लुक आफ्टर करेगा चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर। ही शैल कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीजन अटैच डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस इन कारपोरेट the results of these inspection in the form of an inspection report and furnish the audit report to the principal accounting officer। उस मिनिस्ट्री का जो इंटरनल ऑडिट करवाना भी इसका काम है और उसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या इंटरनल रिपोर्ट है और जो ऑडिटर्स उनको फॉरवर्ड करते हैं उसको वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट्स कम्युनिकेट टू ऑडिट कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद रिमार्क्स एंड ऑर्डर्स टेकन दौरान। तो जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उन पे जो इतने भी एक्शन लेगा उनको फॉरवर्ड वो करेगा जो भी उसकी रिकमेंडेशंस वगैरह होंगी। इसके अलावा पावर्स डेलीगेटेड टू मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट्स, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी होती हैं उस मिनिस्ट्री को, डिवीजन को, डिपार्टमेंट्स को। वो पावर कौन सी होती हैं और इस जो पावर अलाटेड होती हैं या जो डेलीगेटेड होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सेक्रेटरी की होल सोल पावर्स होती हैं। उनको वो मनवान अपनी मर्ज़ी से लेके चल सकता है। उस पे उसको फर्दर फाइनेंशियल एडवाइज़र या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एडवाइस लेना ज़रूरी नहीं है। वो जितने फंड्स उनको अलाट हो चुके हैं उनको एक्सपेंड करना भी उनका ही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उसी का मैंडेट है। दी पावर्स डेलीगेटेड टू मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स डिपार्टमेंट्स आर इंडिकेटेड बिलो। कौन कौन सी पावर्स हैं? नंबर ए है पावर्स आर डेलीगेटेड टू द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इन द मिनिस्ट्रीज डिवीजन एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो मिनिस्ट्री का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है या अगर अटैच डिपार्टमेंट है तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके पास पावर्स होती हैं। दे मे एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट कंसल्टिंग द फाइनेंशियल एडवाइज़र। और ये जो पावर तो उसको दी गई हैं उस पर फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन द फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर मे हाउ एवर बी कंसल्टेड। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर को कंसल्ट कर सकता है, उससे एडवाइस ले सकता है वेयर कंसिडर नेसेसरी और एडवाइजेबल। हिज एडवाइस कैन हाउ एवर बी ओवर रूल्ड बाई द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हु मे रिकॉर्ड रीजन्स फॉर ओवर रूलिंग दी एडवाइस। अगर चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर को एडवाइस देता है और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ओवर रूलिंग जो है उसकी पास पावर है, लेकिन वो उसकी वजह भी बताएगा कि उसने क्यों ऐसे किया। द पावर सो डेलीगेटेड शैल बी सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फॉलोइंग कंडीशन। तो इसका सारे का सारा जो मकसद है, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को पावर दी गई है, इसका मतलब क्या है? ऑस्टेरिटी मेजर्स लेना, ताकि जो है गवर्नमेंट के अखराजात जो है उनमें कमी लाई जा सके, जो रिसोर्सेज ज़ाया ना हो। जो ऑस्टेरिटी का क्या मतलब? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन वेयर परमिसिबल फ्रॉम विद इन दी सैंक्शन बजट ग्रांट। जो उनको फंड्स अलाट किए गए हैं, अप्रोप्रिएशन की गई है या फंड्स की री अप्रोप्रिएशन की गई है, तो उनको भी वो यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी फंड्स अवेलेबिलिटी। उसके अलावा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फंड्स जो है इन अदर करेंसी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में है, वे रिक्वायर्ड फ्राम within the allocation of foreign exchange sanction for the ministry division concerned provided। अगर उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिए गए तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोविज़न एग्जिस्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज बजट। इसकी स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज की प्रोविज़न भी दी गई हैं। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व री अप्रोप्रिएशन फ्राम इम्पोर्ट्स टू इनविजिबल और वाइस वर्सा। यानी कि इनविजिबल टू इम्पोर्ट्स में आप री अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। इसके अलावा इट डज़ नॉट इन्वॉल्व ट्रैवल बाई एन अदर कैरियर ऑन रूट वेयर PIA फ़्लाइट्स ऑपरेट। अगर PIA की उस रूट पे फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है तो आपको ट्रैवल करना किसी और एजेंसी या किसी और जो है ट्रांसपोर्ट से वो अलाउड नहीं है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट और कंटीजेंसीज। और ये जो इनको पावर्स दी गई हैं उनमें ये भी है कि वो जो फंड्स हैं उनकी यूजेज जो है वो इंटरटेनमेंट और कंटीजेंसीज के वो नहीं फॉल करते।
द करंट एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट हाफ, ये जो है आपको जो मिनिस्ट्री को फंड्स अलाट होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ के पास फंड्स दिए जाते हैं एक बजट में, तो उनकी जो कंपोजिशन होती है कि पहले 6 महीनों में 40% यूज़ करने होते हैं और आने वाले जो 6 मंथ हैं उनमें डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है और उसमें 60% यूज़ किए जाते हैं। द करंट एक्सपेंडिचर in the first half of the financial year shall be restricted to 40% of the total budget allocation in the financial year. In the second half of the financial year, the finance division shall issue separate instructions in respect of the balance 60% of the budgetary allocation. तो बाकी जो budgetary allocation 60% का है वो Ministry of Finance जो है उनको instruction issue करेगी। इसके बाद द फाइनेंशियल पावर डेलीगेटेड टू द मिनिस्ट्री डिवीजन अंडर द फाइनेंशियल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स जनरल फाइनेंशियल रूल्स प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर स्कीम शैल स्टैंड इनहेंस्ड मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट स्टेटेड इन दिस ऑफिस मेमोरेंडम। तो अगर पहले किसी के पास पावर्स थी तो उनको मॉडिफाई एज अकॉर्डिंगली इन जो फाइनेंशियल जो बजटिंग रूल्स हैं, जो फाइनेंशियल कंट्रोल के रूल्स हैं, उसके बाद मॉडिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद एक्सेप्ट एज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फर्दर डेलीगेशन ऑफ पावर्स मे एज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बी मेड एज बाय द सेक्रेटरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स टू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू देम विदाउट कंसल्टिंग द फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इनके जितने इनको पावर्स डेलीगेट की गई हैं उन पावर्स में रहते हुए ये फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट किए बगैर उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रोल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र। फाइनेंशियल एडवाइज़र वो पर्सन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक रेप होता है, और चूँकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत सारे मामलात होते हैं और उनको जो है किसी भी मिनिस्ट्री को फ़ौरन बेसिस पे जो है, चूँकि एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, उनको जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उस मिनिस्ट्री के हेड के दरमियान एक ब्रिज जो होनी चाहिए, वो लिंक कर रहा होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र। इनफैक्ट जो है ये स्ट्रेंथ पे उन्हीं के होता है जिसकी पे एंड पैकेज वगैरह जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिल रहे होते हैं, लेकिन ये अंडर किसके काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की डिपार्टमेंट में, और उसको जितनी भी एडवाइसेस हैं या जितनी भी हैं वो देता है। इसके अलावा अगर इसकी एक अपनी पावर है जो मिनिस्ट्री से कम है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर से कम है, या जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उससे भी कम है, और ये एक अलग से इसके पास पावर हैं जो सेक्रेटरी के पास पावर नहीं होती, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के पास पावर नहीं होती, वो फर्दर केस इसको पुट कर सकता है। अगर इसकी पावर से भी बियॉन्ड हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ अप्रूवल के लिए चला जाता है। बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर्स विल फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स दैट दे आर असाइंड टू, जिनको जो उनको दी गई हैं, एंड टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव एडवाइस, और उसका काम होता है कि बेहतर एक नसीहत करे टू प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। द फाइनेंशियल एडवाइज़र स्कीम हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके जो एलिमेंट्स हैं उन पे हम फर्दर बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।